गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजीत रोड में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 9th का विषय संस्कृत व्याकरण पार्ट फर्स्ट समास, जिसमें द्वंद्व समास, और उससे पहले हमने पढ़े थे द्वंद्व समास के भेद। तो आपको पता है कि द्वंद्व समास के भेद 3 प्रकार के होते हैं: इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक्सेस। जो हमने इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ा था उसमें आपको पता ही है, इतर प्लस इतर, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है अलग अलग। उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा। तो आगे अपन बढ़ रहे हैं, जिसको कि इसका दूसरा टॉपिक भी आएगा। और इतरेतर में हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच और यानी कि च छिपा रहता है। जितने शब्द होते हैं उसी के अनुसार वचन का निर्धारण होता है। 2 से अधिक शब्द हो तो 2 शब्द हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक हो तो बहुवचन। और प्रथम व्यक्ति प्रत्येक शब्द में च लगता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हम आज आपके सामने लेके आए हैं समाहार द्वंद्व समास। समाहार, तो समाहार द्वंद्व समास को हम लेके आए कि जब किसी सामासिक यानी समस्त पद, सामासिक पद यानी समस्त पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान होकर, प्रधान यानी कि मुख्य, ठीक है, होकर के भी किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं। किसी स्थिति, किसी भी समूह, सबसे बड़ी बात है एक समूह यानी कि समाहार को प्रकट करते हैं, तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास माना जाता है, ठीक है। इस समास के पदों के विग्रह कार्य में या विग्रह कार्य के अंत में समाहार पद का प्रयोग किया जाता है। किसका? समाहार शब्द पद का प्रयोग किया जाता है। इस समास के पद में भी नपुंसक लिंग, जिसमें पुरुष व स्त्री का बोध न हो, ठीक है, वो नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सबसे बड़ी बात है नपुंसकलिंग एक वचन में, ठीक है। अब समाहार, समाहार यानी कि समूह अर्थ, समाहार यानी कि समूह अर्थ द्वंद्व समास के प्राय नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। तो अब देखिए, ऑल ओवर के रूप में देखिए, फिर अपन अलग अलग स्थितियों में भी समझेंगे। तो यहाँ समस्त पद और समास विग्रह, ठीक है। तो समस्त पद यानी कि सामासिक पद, जिसे अपन समस्त पद भी कहते हैं। और समास विग्रह, समास विग्रह यानी कि विग्रह का मतलब अलग अलग, अलग करना, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं
आपके सामने की जो शब्द है वो है आपके सामने, वो आपके सामने शब्द आपके सामने आ रहा है पाणी पादम। क्या शब्द आ रहा है? शब्द आपके सामने आ गया पाणी पादम। ठीक है ना। अब पाणी पादम शब्द से आपको पता चल ही जाएगा कि पाणी का अर्थ क्या होता है और पादम का अर्थ क्या होता है ना बच्चों। तो देखिए पाणी पादम में देखा कि समास विग्रह करें तो पाणी च पादो च ऐसा समाहार, यानी कि पाणी ने हाथ और पैर, यानी कि पैरों का समूह, हाथ और पैरों का समूह, हाथ और पैर का समूह कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार पाणी च पादो च ऐसा समाहार ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐशाम भी लिख सकते हैं। सॉरी, ऐशाम समाहार। शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम, तो शिरोग्रीव में होगा शिरश्च ग्रीवा च अन्यो समाहार, अन्यो समाहार। तो शिरश्च यानी कि सिर, ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन, शिरश्च ग्रीवास ग्रीवा च अन्यो समाहार, सिर और गर्दन का समूह। ठीक है। फिर देखिए रथिका, रथिका स्वरोहम, रथिका स्वरोहम। तो अगर अपन शब्द को तोड़ें तो रथिक और अश्व आरोह। ठीक है ना। तो रथिकाश्च अश्वारोहाश्च ऐसा समाहार। ऐशाम कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो रथिकाश्च अश्वारोहाश्च स समाहार, रथकार और घुड़सवार, रथकार और घुड़सवार, रथ चलाने वाले और घुड़सवार, घोड़े को चलाने वाले, घुड़सवार जो घोड़े पर बैठकर घोड़े को हाँकते हैं। ठीक है ना। घुड़सवार, ऐसाम समाहार, रथ और रथकार और घुड़सवार का समूह। देखिए वाक त्वचम, वाक त्वचम, तो विच्छेद क्या हो गया? वाक च त्वक च अन्यो समाहार। तो वाक और त्वच का अर्थ क्या होता है? वाणी और त्वक, त्वक यानी त्वचा, स्किन का समूह। ठीक है। छत्रोपहनम, छत्रोपहनम। अब देखिए आगे छत्रोपहनम। तो अभी छत्रोपहनम में देखिए विच्छेद क्या होता है कि छत्रम च उपानः च अन्यो
समाहार, तो छत्र उपान, तो विच्छेद किया हमने पहले छत्र धन उपान, तो पता चल गया उपान क्या होता है, छत्र क्या होता है। उपान यानी जूते है ना, छत्र यानी कि छतरी, और उपान यानी कि जूतों का समूह। छतरी और उपान का मतलब जूते, जूतों का समूह। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाहार में किस प्रकार कार्य होता है। तो हमने देखा कि सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान होकर के किसी भी समूह के रूप में आते हैं, ठीक है ना। और फिर वो अपना कार्य करते हैं। समाहार मतलब समूह के रूप में, ठीक है ना, समूह के रूप में। तो अब देखिए इनकी जो परिस्थितियां होती है वो निम्नलिखित स्थितियां उन पर समाहार द्वंद्व समास में होती है। वो स्थितियां कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। अब इसमें पहली स्थिति क्या है कि प्राणी के अंगों, सेना के अंगों के नाम भी होते हैं, ठीक है ना। प्राणी, सेना के अंग, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है और देखा भी गया है कि किस प्रकार वो अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र भी लिख सकते हैं, वाद्य यंत्र भी होते हैं, वाद्य यंत्र का भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दंतोष्टम, दंतोष्टम में क्या होता है कि दंताश्च ओष्ठोच, दांत और होठ, दांत और ओष्ठ यानी होठ। फिर इसमें देखा गया कि सेना की बात कर रहे हैं तो सेना में भी आपको पता ही है रथिक अश्वारोह कर सकते हैं अपन, और वाद्य यंत्र में मार्दंगी भी कर सकते हैं अपन। इसमें अंगवाची और सेना के अंगवाची शब्दों में समाहार का प्रयोग होता है। जो अपन ने पहले पाणी च पादोच में किया ही था अपन ने, ठीक है ना। तो फिर देखिए आगे कि जीवों में जो स्वाभाविक विरोध भी होता है, जीवों में जो स्वाभाविक विरोध जो होता है वो भी देखिए कि किस प्रकार स्वाभाविक रूप से भी वो चीज़ें होती है। जैसे काकोलुम, काकधन उलुकम, काकश्च उलुकाश्च, तेसाम समाह लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कोआ और उल्लू, ओवल है ना का समूह। इसमें उदाहरण देखिए अहिन कुलम, अहिन कुलम का ले सकते हैं अपन, अहिन कुलम को कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अहिन, अहि, ये पूरी लाइन है, अहि नकुलम, अहेश्च नकुलाश्च तेषां समाहार कर सकते हैं अपन। अहि अहयश्च, अहयश्च
नकुलश्च तेषां समाहार, ठीक है ना। ऐसे अपन कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए वृक्ष, मृग, मृग यानी हरिण, घास को अपन तृण कहते हैं संस्कृत में, पशु, पक्षी, व्यंजन, व्यंजन यानी पकवान के नाम होने पर भी, जैसे अपन करते हैं दधि घृतम, तो दधि यानी कि दही, च घृतम, घृतम यानी घी, दधि यानी कि दही और घृतम यानी घी, ठीक है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए पक्षियों में सुक, बकम, कुश, काशा, ये तृण के नाम है। सुक बकश्च समाहार, कुश काशा समाहार, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखा गया कि अपन ये कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे छोटे आकार के जो जंतु, जो क्षुद्र यानी कि छोटे जीवों के नामों के आगे भी अपन समान लिख सकते हैं, जैसे युका, लिक्षम। तो इसका क्या होगा कि युका च लिक्षा च तेषां समाहार। युका यानी जुएं, जुएं होती है ना, जीव, जुएं और लीकें, लीकें होती है, लीकें, जुएं के अंडे, जुएं और लीकें, लीकों का समूह, जुएं, जुओं और लीकों का समूह, जुओं और लीकों का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार ये इन परिस्थितियों में भी ये नाम आते हैं। इस प्रकार उदाहरण हमने किए। तो देखिए आगे कि समाहार के इसी को देखते हुए ऑल ओवर समाहार द्वंद्व के समास में उषा सा सूर्यम और अध्रोतरम गंगा यमुने के अपन शब्दों पे ले सकते हैं कि उषा सा शब्द ले सकते हैं अपन कि सूर्य शब्द में उषा सा शब्द भी आ सकता है कि उषा सा च सूर्यम च, अध्रोतर में अधर, च उत्तर, तोड़ के देख लो। नदीवाचक शब्दों में भी होता है, गंगा च, यमुने च, है ना। तो अधर च, उत्तर च, तयो समार भी हो सकता है, और अहोरात्रम में भी हो सकता है। एक और लिख लो बली, अहो रात्रम, अहोरात्रम, तो इसका हो जाएगा अहन, अहन यानी दिन, रात्रम यानी रात, अहन च रात्रिश्च तयो समाहार, ठीक है। और धर्माधर्म भी ले सकते हैं, धर्मश्च अधर्मश्च समाहार भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है और वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, ढंग से सुन करके ये जो प्रश्न है प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है वापस कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। काफ़ी बच्चों में बहुत अच्छा सुधार है, वेरी गुड। और जो समास पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। और पहले प्रश्न को पढ़ना है, वीडियो को ढंग से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि क्या कहा जा रहा है, और जो पीछे जो कार्य हुआ है उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि बस आज का काम हो गया, बस खाया पिया और पचाया, ऐसा न हो, क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। क्योंकि मैं एक दिन टेस्ट भी आपका लूँगा, प्रत्येक टॉपिक का एक एक दिन
टेस्ट भी लूँगा मैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ढंग से। मैं आपको एक दिन पहले बता दूँगा, ठीक है। तो हाशिए के इस तरफ प्रश्न संख्या लगाएं और हाशिए के उस तरफ ही उत्तर हेडिंग लगा करके उत्तर आपको कंप्लीट सही ढंग से लिखना है। वीडियो आप सुन रहे हो, वीडियो का लाभ ले रहे हो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात है। और आप स्कूल में भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जिनकी भी बकाया जो शुल्क है वो जल्दी से जल्दी जमा कराएं। थैंक यू।